तो स्टार्ट करें। कंजम्पशन फंक्शन, household consumption expenditure. Household consumption expenditure is an important component of aggregate demand in the economy. It is directly related to the level of income. Higher income leads to higher consumption and vice versa. क्या कहा कि हाउस होल्ड जो कंजम्पशन है वो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का ही कंपोनेंट होता है। इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड का ही जो है कंपोनेंट होता है हाउस होल्ड कंजम्पशन। ये दोनों जो है, यानी कहने का मतलब है कि कंजम्पशन और जो है इनकम, ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, रिलेट करते हैं। अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, अगर कंजम्पशन घटेगा तो मेरा इसका मतलब है कि इनकम भी मेरा कम होगा। इसी वजह से हमने कंजम्पशन कम कर लिए। ठीक है। द फंक्शनल रिलेशनशिप और द अलजेब्रिक रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप जो है किसके बीच में, कंजम्पशन और इनकम लेवल के बीच में, उसे क्या नाम दिया गया, कंजम्पशन फंक्शंस कहा गया। कंजम्पशन फंक्शंस तो कहता है फंक्शनल रिलेशनशिप या अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड level of income is known as consumption functions. It reveals the behavior of a household consumption expenditure with respect to the level of income। ये क्या बताता है, ये बताता है या कंजम्पशन फंक्शन ये दर्शाता है किसके बिहेवियर को, हाउस होल्ड के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, किसके रेस्पेक्ट में, कि उसके इकोनॉमी, उसके इनकम क्या है, इनकम के रेस्पेक्ट में वो एक्सपेंडिचर को रिलेट करने की कोशिश करता है। अब बात आती है कि बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन जो है विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये कैसे हम लोग मेजर करेंगे। तो कहा गया है, नीचे कुछ दिए गए हैं सिग्निफिकेंस, सेंट्रल सिग्निफिकेंस, उसको जो है उसके तहत हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बात आती है कि देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो एग्रीगेट डिमांड में हमने जाना भी था कि जो है कुछ ना कुछ मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड होता है। तो जो डिमांड होगा तो वो कंजम्पशन तो होगा ही, वही उसी का कंज्यूम तो हम लोग कर रहे होंगे। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होते ही हैं कब, हमेशा। तो उस क्रम में अगर मान लिया जाए कि जो है वाई मेरा क्या है, जीरो है, मतलब हमारे पास कोई भी अर्निंग का सोर्स नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, तो ऐसे तरह के कंजम्पशंस को हमने नाम दिया है ऑटोनोमस कंजम्पशंस। क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशंस। यहाँ पे निगेटिव मतलब कि यहाँ पे सेविंग कुछ भी नहीं होता है, एक्स्ट्रा जो है ऊपर से हम लोगों को खर्च होते हैं, मेरा इनकम कुछ भी नहीं और एक्सपेंडिचर दुनिया भर का। तो उस तरह के कंजम्पशंस क्या कहलाएंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशंस। तो ऑटोनोमस कंजम्पशंस यानी कहाँ क्या कहलाया, जब कंजम्पशंस जो है वो क्या होगा, इनकम से ज्यादा होगा। कंजम्पशन जो है क्या होगा, इनकम से ज्यादा होगा। तो हम इस सिचुएशंस को, इस तरह के कंजम्पशंस को क्या कहेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशंस कहेंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि अब जो है कंजम्पशंस मान लिया जाए कि पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम, राइज इन वाई कॉजेज राइज इन सी। तो कहने का मतलब है कि अब जो है
क्या होता है, इनकम को जैसे हम मान लीजिए बढ़ाते हैं तो क्या होते हैं कि हमारे कंजम्पशंस भी बढ़ेंगे। इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। कहने का मतलब है इनकम बढ़ेगा तो हम एक्सपेंडिचर भी करेंगे, हमारे डिमांड राइज हो रहे हैं, तो जो जिस चीज की हम डिमांड कर रहे होंगे तो वही तो हमारा, वो हम किस पर्पस के लिए डिमांड कर रहे होंगे, ताकि हम उसे कंज्यूम कर सकें, मतलब सेल्फ यूज कर सकें, खुद के लिए इस्तेमाल कर सकें, उसी को हम लोग कंज्यूम कहेंगे। तो वही हमारा कंजम्पशन होगा। यहाँ पे कंजम्पशन क्या हो रहा है, पॉजिटिवली डिसाइड जो है आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब हमारा इनकम राइज किया तो कंजम्पशन बढ़ा, अगर मेरा इनकम घटेगा, इनकम घट जाएगा तो हमारा कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा, कम कर देंगे, घटा देंगे। तो इस वजह से हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो है बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन जो है, बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन कहिए या बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह किस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, लेवल ऑफ इनकम पर। तो जिस तरीके से हमारे पॉकेट में पैसे होते हैं, इनकम होते हैं, उसी तरह का हमारा डिमांड होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि कोई व्यक्ति जो है किसी जो है कमाता है 5-10 हज़ार रुपये, तो वो अगर उसे अपने सुविधा के लिए ट्रेवल करने के लिए कोई व्हीकल्स चाहिए तो वो अफोर्ड किसे करेगा, साइकिल को। लेकिन जो 50 हज़ार का कमा रहा है तो वो सोचेगा कि नहीं हमारे पास बाइक हो जाए। तो ये भी एक तरह का क्या है, हमने देखा कि जिसका जैसा इनकम उस हिसाब से उसकी एक्सपेंडिचर, उसी हिसाब से वो अपना कंजम्पशन तय करता है। ठीक है, द entire increase in Y during a particular period is not converted into C, a part of it। कई बार क्या होता है कि हम लोगों का इस जगह पे हमने क्या देखा, दूसरे सिचुएशन में हमने देखा कंजम्पशन बराबर हो जाएगा वाई के, क्योंकि जितना हम अर्निंग कर रहे हैं, जितना हमारा इनकम है, सारा का सारा पैसा हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर जा रहे हैं, मतलब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तीसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर जो है कंजम्पशन क्या होगा, इनकम से कम होगा। कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा, किससे, इनकम से। तो इस पर्पस में जो है क्या होंगे, मतलब खर्चा कम, इनकम आमदनी ज्यादा है। तो इस बार हम क्या करेंगे, सेविंग्स भी करेंगे, सेविंग्स भी करेंगे। तो सेविंग्स मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कुछ हिस्सा जो है इनकम का हम सेव कर पा रहे हैं। The rate at which C increases often lags behind the rate at which Y increases। तो ऐसी बातें हैं कि यहाँ पर जो है C भी बढ़ रहा है लेकिन Y भी बढ़ रहा है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का स्केड्यूल पढ़ रहे थे तो उसके तहत हम लोगों को ये बातें समझने को मिली थी। अभी यहाँ पे एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से समझते हैं कि पहले जो है क्या दिया हुआ है, 0 रुपया कोई व्यक्ति कमा रहा था लेकिन उसका कंजम्पशन कितना है, 20 रुपया। खर्च उसका कुछ न कुछ छोटी मोटी खर्च, चाहे वो अर्निंग करे अथवा नहीं करे, उसका कुछ न कुछ थोड़ा खर्च होगा ही, तो वह 20 रुपये कह रहा है। अब वो कमाना शुरू करता है, 50 रुपया कमा लेता है, तो अब जो है इसकी कंजम्पशन क्या हो चुकी है, 60 हो चुकी है। यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं कि निगेटिव में ही है सेविंग्स। ये क्या है, सेविंग्स मेरा निगेटिव में जा रहा है अभी। यहाँ पे सेविंग कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब ऊपर से उल्टा हमारे ऊपर क्या है, कर्जा हो गया है। यहाँ पे दूसरा क्या हो गया, दूसरा सिचुएशन कहा कि यहाँ पर जो है जितना हमने इनकम किया, यानी कहने का मतलब जितना पैसे हमने कमाए उतना पैसे हमने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो यहाँ पे सेविंग्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तीसरा सिचुएशन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 150 रुपये हम कमा रहे हैं और हमारा जो है खर्च हो रहा है 140 रुपया। तो यहाँ पे सेविंग्स कर पा रहे हैं, यानी सेविंग्स मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
ठीक है। इसी बात को यहाँ पर बताएगा एक तरह से कि जब 20 रुपये सॉरी 20 रुपया को एक तरह से मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन समझा गया, जबकि वाई क्या था, कुछ भी नहीं था, एकदम से वो जो है 1 भी रुपए कमा नहीं रहा था। यह संभव है कि जब हम कमाएं अथवा नहीं कमाएं, लेकिन हमारी छोटी मोटी कुछ ना कुछ क्या होती है, खर्च होती ही है। फिर धीरे धीरे सी राइजेज हुआ, वाई भी राइज कर रहा है। तो सी राइज कब हो सकता है, जब कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा। कब, जब हमारा इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा तभी हम सोचेंगे कि चलो भैया अब हम कंजम्पशंस को भी बढ़ाते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसा चल रहा है चलने देंगे। ठीक है। अब धीरे 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 क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हमारा इनकम जो है कंजम्पशन से ज्यादा होगा। जब हमारा इनकम जो है कंजम्पशन से ज्यादा होगा तो उस टाइम में हम क्या करने लगेंगे, कुछ फ्यूचर के लिए हम बचत करने की कोशिश करेंगे आगे। तो अब यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं, डायग्राम के माध्यम से इसे उस ऊपर वाले टेबल को रिप्रेजेंट किया गया है। यह है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इनकम दिया हुआ है 0 रुपीज, कंजम्पशन 20 रुपया था। फिर जो है 50 रुपया इनकम है, 60 रुपया खर्च है, 100 रुपए इनकम है, 100 रुपए खर्च है, 150 रुपए इनकम है, 140 रुपया खर्च है। ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया तो ध्यान से देखिए कि हमेशा जो है एक्स एक्सिस पे वाई इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हमने पहले डिमांड को रिप्रेजेंट किया था, है ना, जब ग्राफ बनाए थे। और अभी जो है कंजम्पशन इनकम का जो है डायग्राम बना रहे हैं या कर्व बना रहे हैं, तो इसमें कंजम्पशन क्या है, वाई एक्सिस पे। यहाँ तक में हमको नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी, है ना। ठीक है। तो अब बात आती है कि हम इसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे तो वाई से वाई जो है इनकम जो है क्या है, ब्लू लाइन से कर दिया गया है, और कंजम्पशंस को स्काई कलर से यहाँ पर देख सकते हैं। यह जब भी होगा 45 डिग्री एंगल बनाते हुए नजर आ रहा है ना। अब जो है कंजम्पशंस हमारा क्या होगा, कंजम्पशन जो है पहले 20 था, शुरू किया गया है। दूसरी, जब 50 रुपये कमाने लगे तो 60 रुपया खर्च करने लगे। जब 100 एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे हम 100 रुपये कमा रहे थे, वहाँ पे 100 रुपया खर्च भी हो गया। एक ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पर खर्च हमारा जो है 140 रुपया हुआ, और जो है इनकम हमारा 150 रुपये हो रहे थे। उस क्रम में हम कुछ पैसे बचाना शुरू कर दिए। तो जहाँ पर जिस पॉइंट पर इनकम जो है कंजम्पशन के बराबर हो जाए, तो उस पॉइंट को हमने नाम दिया है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इस यहाँ पर जो रीजन है, यह जो रीजन है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के लेफ्ट साइड देखिए या नीचे की ओर देखिए, यहाँ पर मेरा सेविंग्स क्या हो जाएगा, माइनस में है। सेविंग्स मेरा माइनस में है। और जो है ब्रेक इवन के ऊपर साइड देखें, अपवर्ड डायरेक्शंस में देखेंगे, जो भी बियॉन्ड बी है वह क्या है, वहां पर हमारा सेविंग्स पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ रुपए हमारे बच रहे हैं। ठीक है। और इस जगह पे मेरा सेविंग्स कुछ भी नहीं है, जहाँ पर हमारा सेविंग्स कुछ भी नहीं है, 0 रुपीज है। हाँ, जहाँ वैसा सिचुएशन जहाँ पर हमारा इनकम जो है कंजम्पशन के बराबर हो जाए, तो उसे हमने नाम दिया ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। नीचे में उसी बात को यहाँ पर बताया गया है। आगे है कि इन फिगर 3 कंजम्पशन इज मेजर्ड। कंजम्पशन जब भी दिखाएंगे
वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं। इसी ग्राफ को जो है क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो इनकम को एक्स एक्सिस पर दिखाया गया है। जब भी हम इनकम का कर्व बनाएंगे तो वह हमेशा 45 डिग्री एंगल पर बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद हम कंजम्पशंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। कंजम्पशंस को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, कंजम्पशंस को जब रिप्रेजेंट करते हुए देखेंगे तो क्या होगा कि जो हमने इनकम लाइन बनाया है और कंजम्पशंस जो हमारा हमने ड्रॉ किया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक बार दोनों जो है लाइन मेरा इंटरसेक्ट करेगा। जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसे हमने नाम दिया था ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट के पहले जो जगह बच गया दोनों के बीच में, वहां पे हमारी सेविंग्स क्या थे, निगेटिव में थी। और बियॉन्ड बी देखिएगा तो वहां पर हमारी सेविंग्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव सेविंग्स इसलिए हो गया क्योंकि हमारा इनकम जो है जीरो था, ठीक है। इनकम जीरो होने की वजह से, लेकिन कंजम्पशंस का मिनिमम लेवल था। कंजम्पशंस क्या थे, मिनिमम थे। तो इस क्रम में हमारे जो है क्या हो गए, सेविंग्स हमारे निगेटिव हो गए। फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता गया तो इनकम और कंजम्पशंस का गैप जो है कमता गया, जिसकी वजह से हमने बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो है कुछ ना कुछ सेविंग्स कर लिया। तो सेविंग्स करने का वजह क्या निकला, क्योंकि वाई जो है, यानी कहने का मतलब इनकम जो है वह क्या है, ज्यादा है किससे, से कंजम्पशन से। इतनी सी बात तो समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। जी। अब है स्लोप्स ऑफ सी लाइन। ये किताब में है कि नहीं आपके, जब आप अपने ही किताब से पढ़ रहे हैं तो बताइए। बताइए क्या है, ये है कि नहीं है। हाँ सर, है स्लोप ऑफ लाइन का। ठीक। तो स्लोप्स ऑफ सी लाइन यानी कंजम्पशन फंक्शन को बताना है, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शंस क्या है, कंजम्पशन फंक्शंस हमने क्या जाना कि कंजम्पशन फंक्शंस में हम लोगों ने जाना कि जो है कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो रिलेशन बताता है, इसी को हमने क्या नाम दिया था, कंजम्पशन फंक्शंस दिया था, ठीक है। हमने बताया, हमने जाना फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशंस इन विद रिस्पेक्ट टू इनकम, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम। यही हमने क्या जाना, कंजम्पशन फंक्शन, है ना। इन दोनों के बीच में रिलेशंस बताएगा। तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन यानी इंक्लूडिंग कंजम्पशन फंक्शन नीड्स सम इलेबोरेशन। क्या है इलेबोरेट कर रहा है, तो ध्यान से देखिए कि जब it refers to the rate at which C increases in response to a given increase in Y,
बात आ गई कि जो है जैसे जैसे जो है सी इंक्रीज कर रहा होगा उसी हिसाब से जो है हमारा वाई भी इंक्रीज कर रहा होगा। ये क्या है कि ये प्रोपोर्शंस बताता है किसके बीच में कि किस रेशियो में हमारा कंजम्पशन से ऊपर उठा या ज्यादा हुआ और किस रेशियो में जो है इनकम हमारा बढ़ा। ठीक है, इस वजह से हम बताएंगे कि कंजम्पशन फंक्शंस जो हो गया, कंजम्पशन फंक्शंस जो हो गया वह हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह कंजम्पशन फंक्शंस जो है कंजम्पशन फंक्शंस कहिए या स्लोप ऑफ सी लाइन कहिए। ठीक है, यह बताएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। कहने का मतलब ये डेल्टा सी लिखने का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन कंजम्पशंस। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशंस जब हम क्या होता है कि अंतर बता रहे होंगे कंजम्पशंस का कि पहले कंजम्पशंस इतना करते थे अब इतना कर रहे हैं, तो उन दोनों कितना हमारा डिफरेंस है वही डेल्टा सी बता रहा है। डेल्टा वाई भी उसी तरीके से कि पहले वाले इनकम और जब दूसरे वाले इनकम को का डिफरेंस निकालेंगे तो वह हमारा क्या निकलेगा, डेल्टा वाई। तो चेंज इन इनकम भी कह सकते हैं। ये चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का रिलेशन बताता है कौन, स्लोप ऑफ सी लाइन कहिए या कंजम्पशन फंक्शंस कहिए। यहाँ पे है इसी को चेंज वाले इनकम को ही कहते हैं एडिशनल इनकम। ठीक है, क्योंकि बढ़ा ही होगा। To goes to consumption. This is measured as the ratio between delta C यानी increase in consumption and delta Y यानी increase in income। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसे क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो एम पीसी एज द स्लोप है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमपीसी से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाम भी है कि स्लोप ऑफ सी लाइन, इसी को कंजम्पशन फंक्शन से कहा जा रहा है। नीचे में इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहेंगे। ठीक है, मार्जिनल में मार्जिन होगा, मार्जिन का मतलब क्या हुआ, चेंजेस, कितने का अंतर आ रहा है। ध्यान से देखिए, हमने जो पहले टेबल जाना था, टेबल हमारे पास क्या था, जब जीरो इनकम हो रहा था, इनकम जीरो था तो कंजम्पशन कितने थे, 20 थे। जब इनकम 50 हुआ तो कंजम्पशन 60 हो गया। जब इनकम 100 हुआ तो उस समय जो है कंजम्पशन 100 हो गए। जब इनकम हमारा 50 150 हुआ तो उस समय कंजम्पशन 140 हुआ। इसी तरह का ग्राफ मतलब कि टेबल था। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है किसी दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पर कंपैरिजन जब भी कर रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं इससे और इसे। तो यहाँ पे इनकम एक्स एक्सिस पे हम हमेशा इनकम को दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे कंजम्पशंस को दिखाएंगे। इसको इस ग्राफ को हम कह सकते हैं कंजम्पशन फंक्शंस ग्राफ, कंजम्पशन इनकम ग्राफ ये भी कह सकते हैं। स्लोप ऑफ सी लाइन, ये जो बनाएगा, जो कुछ भी बनाएगा तो वह स्लोप ऑफ सी लाइन कहलाएगा। स्लोप ऑफ सी लाइन यानी कहने का मतलब ये स्लोप ऑफ सी लाइन इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। इसी को हम कह सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब बात आती है किस, कहने का मतलब किस दर से जो है कंजम्पशन बढ़ा, इस दर से कंजम्पशन बढ़ा और इनकम बढ़ा, बस इन दोनों के बीच का जो है रेशियो, अनुपात जो है बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया 100, यहाँ पे भी 100। ठीक है,
फिर जो है इनकम मेरा 150 है, एक्सपेंडिचर या कंजम्पशंस कह सकते हैं 140, दोनों से जो है पॉइंट बनाए यहाँ पर। क्लास 10th में आपको बोला जाता होगा कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था जहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, है कि नहीं? कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो ये कोऑर्डिनेट्स का नाम क्या हो गया? 9th में भी है, 159th में ही है, 150, 140 है हुआ ये। उसी तरीके से ये वाले का क्या नाम हो गया? इस वाले का नाम हो गया 100, 100, है ना? इसका कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा x कितना है, x 0 है और y कितना है, 20 है, तो इसका जो है कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,2। अब ध्यान से हम देखें तो ये जो डिफरेंस बताएगा, कहने का मतलब हमने ग्राफ बनाया और इसको डॉटेड लाइन से मिलाने की कोशिश की, अंतर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये जो अंतर नजर आ रहा है ये किसका अंतर होगा? ध्यान से देख सकते हैं, ये जितना अंतर है इसी का अंतर तो होगा, है ना? पहले था मेरा इनकम 150, सॉरी 100 रुपए, अब इनकम हो गया 150 रुपए। कितना बढ़ा मेरा इनकम? तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं। और जो डिफरेंस इन दोनों के बीच का आएगा वही डिफरेंस इस पॉइंट को और इस पॉइंट का आएगा, है कि नहीं? हमारा जवाब हुआ बिल्कुल। ये 50 हो गए, इसको डेल्टा वाई पढ़ते हैं, इसी को चेंज इन इनकम भी कह सकते हैं। चेंज इन इनकम जो है कितना हुआ, या इंक्रीज इन इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है? इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ? 50 रुपए का। अब बात आती है कि यहाँ पे पहले इस पॉइंट पे मेरा जो है क्या था, मेरा कंजम्पशन था, कंजम्पशन इस पॉइंट पे था, अब कंजम्पशन बढ़ करके मेरा इस पॉइंट पे चला गया, ठीक है? कंजम्पशन इस पॉइंट पे चला गया। तो अब पहले कंजम्पशन था 100, यहाँ हम देख रहे हैं 100, अब हो गया 140। कितने का ये जो अंतर बताएगा, पता चला हमको 40 का, तो वही अंतर तो यहाँ पर भी होगा 40 का, तो डेल्टा सी इक्वल टू 40। ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया क्या? आ गया। ठीक है, तो स्लोप ऑफ सी लाइन का जो है यानी एस्टिमेशन ऑफ एमपीसी क्या हो गए? जब हमने रेशियो निकाला तो 0.8 आया। आप निकाल सकते हैं, 40/50 कीजिएगा। अगर हम इसको डबल कर दें, ऊपर भी डबल कर दें तो 80/100 हो जाएगा, तो इसी को 0.80 कह सकते हैं, इसी को 0.8 भी कह सकते हैं, तो वही चीज है और कुछ भी नहीं है। कैसे लगा ये सब नहीं सोचना है। चलो, y इंक्रीजेस फ्रॉम, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y इंक्रीज कब कर रहा है? जब 100 और 150 के पास गया, और जो है 100 से 150 ये निकाल लिए। एमपीसी यानी स्लोप ऑफ सी लाइन यानी 0.8 आया। 0.8 का मतलब ही हुआ, अगर इसको परसेंटेज में बदला जाए तो 80%, जैसा कि हमने देखा था। 40 को डबल कर दिए, 50 को भी डबल कर दिए, तो 80/100 इंटू 100 कीजिएगा तो आपका ये परसेंटेज में निकल आएगा 80%। इसको जब डेसिमल में कीजिएगा तो 80/100 कीजिएगा तो ये 0.8 भी कर सकते हैं, नहीं? तो परसेंटेज 80% हो गया। अगर हम डेसिमल में बताना चाहते हैं तो 50 हो गया, मतलब 0.8 हो गया, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ये क्या बताया? इट शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपी ऑफ इनकम 80% इज स्पेंट कितना,
तो कहने का मतलब है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक रुपए में 80 पैसे हमारे कंजम्पशंस बढ़ रहे हैं, यानी 80% हम बढ़ा रहे हैं अपने कंजम्पशंस को। ठीक है, 1 रुपया बढ़ रहा है तो कंजम्पशन मेरा 80% बढ़ रहा है। ठीक है, 1 रुपये के कंपेरिजन में। बात समझ में आया? जी। अब बात आती है कि ये जो है, ये था मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये जो ए लग जाएगा तो ये एवरेज हो गया, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम लोगों में ये दोनों का दोनों कंसेप्ट थोड़ा अंतर है, तरीका वही है। एवरेज का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है कि टोटल कंजम्पशंस, यानी टोटल कंजम्पशंस अपॉन टोटल इनकम। ठीक है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने क्या पढ़ा, चेंज इन कंजम्पशंस या एडिशनल इंक्रीज इन कंजम्पशन अपॉन इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, ये डेफिनेशन भी एक तरह से बन जाता है कि एपीसी इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशंस एंड टोटल इनकम। जबकि हम एमपीसी क्या बताता है, एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम के बीच का रेशियो। ठीक है, इसी वजह से जो है हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है दोनों अलग अलग चीजों को बताने की कोशिश करता है। इस वजह से ये दोनों क्या है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों में ही कंजम्पशन और इनकम को ही इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, इसलिए ये कुछ सिमिलरिटीज हैं। क्या है सिमिलरिटीज, कि दोनों में कंजम्पशन और इनकम का ही रेशियो बताया गया। एक में हमने टोटल को दिखाया, एक में एडिशनल को दिखाया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर एपीसी उस उड़ाने वाले का निकालिएगा तो कितना आएगा, 140 अपॉन 150 इज इक्वल टू 0.9333। सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 से हम 14 को डिवाइड करेंगे, देख सकते हैं कि जो है नहीं खाएगा तो डेसिमल लगेगा। 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135, तो 135 हो गया। फिर 5 गया, बचा 0 उतरेंगे, 3 बार में 45 कटा, 45, फिर 5, तो देख रहे हैं फिर 3 ही खाएगा। तो इस वजह से 0.933 कहिए या 0.93 कहिए, बात समझ में आ गया। आप इसे जो है 0.8 कह सकते हैं। यहाँ पर हमने समझा कि जो है प्रत्येक जो है 1 रुपए बढ़ते हैं तो 93 पैसे हमारे क्या होते हैं, कंजम्पशंस भी बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, यानी 1 रुपए पर 93% जो है कंजम्पशंस भी बढ़ता है रुपए पर। ठीक है, इससे हमको ये समझ में आया। इसमें 80%। APC shows unit of total income, MPC shows additional income. Slope of C function is indicated by, ध्यान से देख सकते हैं कि क्या है, कंजम्पशन फंक्शंस का जो स्लोप है वह हमने पहले भी पढ़ा था। इसी को जो है दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है। ठीक है, कंज्यूम कहा जाता है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहेंगे, एमपीसी से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि एपीसी से। ठीक है, इससे नहीं होगा। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं सर।
ठीक है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन। ध्यान से हम देखे थे तो ग्राफ में कैसा लाइन बनाता है, एकदम से स्ट्रेट लाइन ऐसा बनाता कि नहीं बनाता। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसा कि फिगर में दिख रहा है तो वह क्या है, कांस्टेंट रेशियो में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है कांस्टेंट तरीके से। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंज्यूम है वह भी क्या होगा, कांस्टेंट रेशियो में बढ़ेगा, कांस्टेंट का होगा। ठीक है, वी नो दैट अ स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप, मतलब कि जिस तरीके से वह ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो इसी तरीके से आगे भी बढ़ता जाएगा, चाहे उसमें मेरा इनकम उसी तरीके से बढ़ता जाएगा, तभी तो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना। यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि यह मेरा कांस्टेंट स्लोप है। और कांस्टेंट स्लोप तभी बन सकता है जब हमारा जो है रेशियो क्या आए, कांस्टेंट आए। रेशियो क्या आए, कांस्टेंट आएगा। और रेशियो जब कांस्टेंट आएगा तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है एमपीसी भी मेरा कांस्टेंट होगा, है ना। बात समझ में आया। हाँ। तो यहाँ पे इस कंजम्पशन फंक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन भी कह सकते हैं, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि यह जो है जो भी चेंजेस देखने को मिल रहा है तो वह कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में मिल रहा है। जो भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं हमें तो वह कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में मिल रहा है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बातें तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो है वह क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो 80% जो है उसका कंजम्पशन ही हो रहा है इनकम का। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, एल्जेब्रिक का प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। ये क्या है, कंजम्पशन है, ये टोटल कंजम्पशन है। ठीक है, ओवरऑल कंजम्पशन हो गया। ये क्या हो गया, ये जो कंजम्पशन के ऊपर जो आप गैस देख रहे हैं वह क्या है, चेंजिंग कंजम्पशन होगा। ये क्या होगा, चेंजिंग कंजम्पशन होगा। ठीक है, और ये जो है पैरामीटर्स है जिससे कि हम जो है इनकम के रेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सी जो है यह क्या हो गया, यहाँ पे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन सी कह सकते हैं। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इतना है, और आगे चल कर के जो मेरा इनकम जैसे जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ व्हेन y इक्वल्स टू 0। ये क्या दिया हुआ है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ऊपर सी के ऊपर जो गैस दिया हुआ है इसे बार भी कहते हैं वैसे। तो ये क्या होता है कि मिनिमम कंजम्पशन, ये क्या है, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन हो गया। ठीक है, और ये बी क्या बता रहा है कि यह जो है refers to the rate at which C increases in response to increasing Y। ठीक है, तो बी की जगह पे हम कह सकते हैं कि क्या, एमपीसी भी कह सकते हैं, बी की जगह पे एमपीसी, क्योंकि एमपीसी ही तो है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, है ना। हाँ। इसको हमने सिंबॉलिकली बी से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर दिया ताकि हम, ये क्या है, पैरामीटर्स है जिससे कि हम बता सकते हैं कि इन दोनों में किस रेशियो में जो है चेंजेस हो रहे हैं। हमारा जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है उसी हिसाब से जो है ये। तो it is the slope of C function also called marginal propensity to consume। तो यहाँ पर इसको हम लोग marginal propensity to consume भी कह सकते हैं।
अगर आप देखिए तो क्या पता चला, इक्वेशन तैयार हुआ, टोटल कंजम्पशन इक्वेशन यही बनेगा। एल्जेब्रिक इक्वेशन अगर बनाने कह दिया जाए तो मिनिमम क्या है, यह मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन 20 है और एमपीसी इनटू इनकम 0.8 इंटू वाई, ये इक्वेशन बनाया। अब हम y की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, y की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो आप देखिए सेटिस्फाई करता हुआ नजर आएगा। 0.8 इंटू 0 कर दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन मेरा जो है 20 निकलेगा, है कि नहीं। y को 0 पुट करेंगे तो कंजम्पशन मेरा 20 निकलेगा। अच्छा, अब y को हम बढ़ा करके 50 कर दिए, जैसे ही वो 50 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। जब हम 0.8 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब डेसिमल हटाइएगा 50 से ये क्या होगा, 2 बार में 2 यहाँ कटा 4, ठीक है 4। ये क्या हो जाएंगे, ये तो गड़बड़ कर दिए थोड़ा, ये गड़बड़ क्या कर दिए कि यहाँ पे 100 नहीं होगा ना, 10 ही होगा, नहीं तो 4 कैसे आएगा, 40। हाँ 10 होगा, थैंक यू बताने के लिए। तो 8 पंचे 40 हुआ, तो यहाँ पे हम देखिए क्या कि 40 ये हो गया टोटल और प्लस 20 60 हो गया, तो कंजम्पशन मेरा 60 हो जाएगा, है ना। आगे हम जब हम इनकम 100 कर देंगे, अगर इनकम 100 कर देंगे तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो जैसे ही 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, ये टर्म पूरा का पूरा 80 बन जाएगा, प्लस 20 कंजम्पशन मेरा 100 हो जाएगा, है कि नहीं। और आगे चलिए देखिए जो है, जब हमारा इनकम जो है, जब हमारा इनकम जो है क्या हो जाएंगे 150, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, तो जैसे 150 करेंगे, ठीक है 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया, है ना। 0.8 अपॉन 10 इंटू 150, तो ये क्या हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, तो 120 हो जाएगा, प्लस 20 कीजिएगा तो 140 हो गए, है कि नहीं, कंजप्शन 140। ध्यान से देखिए, वही तो ग्राफ नहीं था, वही तो टेबल में इसी तरीके से लिखे हुए थे। तो कहने का मतलब मेरा इक्वेशन क्या बना, C इक्वल्स टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन प्लस एमपीसी कह सकते हैं इनटू वाई, ठीक है। इसी को दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू C डैश यानी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन प्लस y इंटू डेल्टा C अपॉन डेल्टा y। कोई दिक्कत, इसी डेल्टा C इंटू डेल्टा C अपॉन डेल्टा y को हमने नाम दिया है एमपीसी। इस तरीके से हम, हाँ इस तरीके से इक्वेशन बनाने दिया जाए तो बना सकते हैं, तो इक्वेशन इसी तरीके का फॉर्म होगा। और उसके बाद जो है आगे इक्वेशन ही बनाने देता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड सी निकालने बोला। सी क्या है, यहाँ पे जो है मिनिमम कंजम्पशन आपका दिया हुआ है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन 200, एमपीसी 0.5 और वाई 1000। अगर सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएंगे, 200 प्लस 0.5 इंटू 1000, ऐसा कुछ हम लिखेंगे हम लोग। इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 नीचे आएगा, 10 से ये खत्म हो गया, तो ये बन गया 500 प्लस 200 700 हो गया ना। ये भी वही लिखा हुआ है ना।
अब बात आती है गुड कंजम्पशन फंक्शन दी लीनियर इन केस क्रिएट कर चुके ऊपर। यस, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, इस वजह से ये आपका काम है। अब बताइए इसमें सेविंग फंक्शन है, नया टॉपिक आपकी किताब में है कि नहीं है, बताइए। है सेविंग फंक्शन सोए थे क्या इतना देर? नहीं सर, फंक्शन दिया हुआ है। नहीं दिया है? दिया हुआ है। दिया होगा। सेविंग फंक्शंस है एपीएस, यहाँ 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 डेरिवेशंस यहाँ तक पेज पढ़ लेते हैं। सेविंग फंक्शंस तो सेविंग फंक्शंस, तो सेविंग फंक्शंस में क्या हमने पहले का जाना कि इनकम इक्वल्स टू क्या होते हैं, कंजम्पशंस प्लस सेविंग्स। कंजम्पशंस फंक्शंस हम लोगों ने जाना, तो अब बच गया कौन बेचारा, सेविंग फंक्शंस। हाँ, तो अब यहाँ पे सेविंग फंक्शन जिस प्रकार से हम इनकम पे कितना हमारा जो है कंजम्पशन होता था उस रेशियो में निकालते थे, तो अब यहाँ पर सेविंग और इनकम का रेशियो निकालेंगे। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस एंड वाई क्या हो गया, इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शंस। ठीक है, क्या हो गया? तो तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शंस पढ़ के आया है। अभी अब बात आ रही है यहाँ पे सेविंग फंक्शंस की। तो कंजम्पशन फंक्शन इज स्पेसिफाइड, ये कुछ नहीं है। कंजम्पशन फंक्शन यहाँ दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सेविंग्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंजम्पशन फंक्शंस में क्या था, वाई मेरा इनकम है 0 है, कंजम्पशन 20 है, तो सेविंग्स यहाँ क्या होगा, -20 होगा कि नहीं होगा? हमारा जवाब होगा बिल्कुल, क्योंकि सेविंग्स कैसे निकालते हैं, तो सेविंग्स निकालते हैं इनकम माइनस कंजम्पशंस। इनकम को रिप्रेजेंट किया जाता है वाई से, तो वाई माइनस सी। अगर 0 -20 कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा -20 का। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 0, इस जगह पे क्या हो जाएगा 10। इसी तरीके से नीचे में भी सॉल्व किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब यह फिर क्या है, सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या बताता है, सेविंग फंक्शन से जो है हम लोगों को यह बताने की कोशिश करेगा कि हमने सेविंग्स कितने किए, किस हिसाब से, जिस प्रकार से हमारे इनकम बढ़े क्या उस प्रकार से हमारे सेविंग्स भी बढ़ रहे हैं या क्या
नहीं, ऐसा बातें करेंगे। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? उसे एस इंक्रीजेस एज वाई इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारी तनख्वाह बढ़ रही है या इनकम बढ़ रहा है उसी प्रकार से जो है सेविंग्स भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेविंग्स और इनकम के बीच में कैसा रिलेशन हो सकता है? पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है। और हमेशा ये चीज हम लोग ये समझ सकते हैं कि सेविंग्स हमेशा क्या होगा? इनकम से कम ही होगा। ये तो बातें सभी को पता है। इनकम से ही हम लोग पूरा अमाउंट निकाल करके क्या करते हैं? सेविंग करते हैं इनकम से। अब इसको डायग्राम में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो डायग्राम में मेरा क्या था? सेविंग का था अंतर -20, -10, 0 और +10, ऐसा ही कुछ था। अब इसी को यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे तो हम किससे दिखाएंगे? इनकम को। वाई एक्सिस पे इस बार सेविंग को। क्यों? क्योंकि सेविंग फंक्शंस दिखाया जा रहा है, सेविंग फंक्शंस दिखाए जा रहे हैं। वाई जब मेरा इनकम 0 था तो सेविंग्स मेरे -20 हो गए थे, मतलब उल्टा हमको किसी को चुकाना पड़ रहा है कर्ज लेकर के। दूसरी बात, जब हमारी इनकम बढ़े तो उस समय थोड़ा कम जो है कर्ज रहा हमारे ऊपर। अब एक समय ऐसा आया कि जहां पर हमारे कंजम्पशन और इनकम बराबर हो गए थे, उस केस में हमने सेविंग्स थोड़ा भी नहीं कर पाया। अब एक ऐसा सिचुएशन आया जहां पर क्या हुआ? इनकम जो है राइज कर गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। किससे? इनकम इज मोर देन कंजम्पशन। इस क्रम में हमने क्या किए? थोड़े बचा लिए। अब उसका ग्राफ बनाएंगे। 0 -20 कहाँ रिप्रेजेंट करेगा? नीचे डाउनवर्ड में, यहाँ पर देख सकते हैं 50 और -10, यहाँ पे 50 है और -10 यहाँ इस जगह पे। 100,0 100 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, ये है ना। और 150 और 10 इस जगह पे। तो 150 और 10 को मिला दिए और जो है लास्ट में यहाँ पर जो है ये वाला -10 मिला दिए। तो दोनों क्या है? ये पॉइंट हो गया, यह बता रहा है किस चीज को? सेविंग फंक्शंस को। ठीक है। अब बात आती है, जितना भी ओरिजिन के नीचे बन रहा है तो हमारा सेविंग्स क्या है? निगेटिव है। सेविंग्स मेरे क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर जितना होगा वहां पर सेविंग्स मेरा क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो माइक इतना आवाज क्यों करता है? पंखा चलाए हुए हैं। जी सर। पंखा का ही आवाज यहाँ पे आ रहा है। ठीक, पंखा का आवाज भी आ गया। तो S line starts from -20. This is because when यहाँ पर देख सकते हैं कि S line जो है मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? -20 से स्टार्ट हो रहा है जब हमारा इनकम क्या है? 0 हो गया है। ठीक है। वो ऊपर की ही बातों को बता रहा है। फिर जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, तो ध्यान से देखिए तो एक्स एक्सिस को क्रॉस कब करेगा?
जब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हमारा सेविंग्स 0 हो रहा है, यानी इनकम और कंजम्पशन 100 के पास पहुंच गया। इनकम और कंजम्पशन जो है 100 हो जाने की वजह से क्या हो गया कि सेविंग्स हमारे 0 हो गए और वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर गया। ठीक है, इस पॉइंट को जब एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, यानी कहने का मतलब है हमने क्या जाना था कि जहां पर इनकम और कंजम्पशंस बराबर हो जाए, इनकम और कंजम्पशंस बराबर हो जाए, जिस क्रम में हमारा सेविंग्स जो है 0 हो जाता है, सिचुएशन में हमारा सेविंग्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट नाम देते हैं। पहले भी पढ़ चुके हैं इस लाइन बात को, है कि नहीं? जी। तो क्योंकि यहाँ पर एस अब जो है क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, एस 0 हो चुके हैं, तो वह हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। एस लाइन अब आगे बढ़ेगा, एक्स एक्सिस को पास करते हुए अब हमारे सेविंग्स क्या हो रहे हैं, पॉजिटिवली रिलेटेड हो रहे हैं, किससे, वाई से। इस क्रम में हमने जाना, इससे हमने क्या हमें पता लगा कि वाई जो है, यानी कहने का मतलब इनकम ज्यादा है किससे, सेविंग से। ये समझ गए? यहाँ पे हम ये भी बात समझ रहे हैं कि ये तभी संभव है, इनकम जो है ज्यादा है सेविंग से, तो ये तो ऑलवेज होगा, ये तो होगा। कहने का मतलब है कि एक तरह से हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि इनकम जो है इस केस में क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे, कंजम्पशन से, तभी हम सेविंग्स को कर पा रहे हैं और वो पॉजिटिवली रिलेटेड हो रहा है वाई से। ठीक है ना? अब इसी बात को यहाँ पर कह रहा है आगे, इसमें हमको नहीं लगता ये सारी बातें समझने के में परेशानी है। अब इसको स्लोप बनाएंगे, स्लोप बनाने के स्लोप ऑफ एस लाइन को ही सेविंग फंक्शंस कहा जाता है, स्लोप ऑफ सी लाइन को कंजम्पशन फंक्शंस कहते थे, तो कंजम्पशन फंक्शंस को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता था। यहाँ पे स्लोप ऑफ एस लाइन है, एस फॉर सेव, तो सेविंग फंक्शंस कहलाएगा, इसी को हम लोग नाम दिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये कैसे होगा, एडिशनल सेविंग और एडिशनल इनकम के बीच का रेशियो ही क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ सेविंग स्लोप ऑफ एस लाइन। फंक्शन। हाँ, एस लाइन, सॉरी, स्लोपिंग ऑफ एस लाइन कहिए या एस फंक्शन कहिए या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहिए, कोई दिक्कत? नहीं। अब इसको ग्राफ बना रहा है, जब ग्राफ बनाएगा तो ऐसा कि ये पॉइंट तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, कहीं पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं बेचारे के। अब बात आती है कि इतना डिफरेंस आया, डेल्टा एच 10 है और डेल्टा वाई 150 है, तो क्या आया, सेविंग्स 0.2। ध्यान से देखिए, आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एमपीसी, एमपीसी 0.8 आया था ना, याद है? और अभी जी। एमपीएस पढ़े, एमपीएस कितना आया, 0.2। 0। दोनों को जोड़िएगा तो एक इक्वेशन यह बन गया कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ऑलवेज 1। बात समझ में आया? यहाँ से इन दोनों को जोड़िएगा तो एक ही आएगा, और इससे हमने ये रिलेशन बना लिया कि जो है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। इससे कई बार क्या होता है कि एमपीसी दिए होंगे, एमपीएस निकालने कहेगा, तो 1 में लेस कर सकते हैं। अब ये बातें हैं, इस डायग्राम को बनाया गया तो 100 और 150, और 150 पर जो है 10 का सेविंग्स हो रहा है, तो पहले 100 पर 0 सेविंग्स हो रहा था, क्योंकि पॉजिटिव ही दिखाना है हमको। यहाँ पर क्या हमने देखा,
कंजम्पशन मेरा 80% कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो 20% क्या हम कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, बस सीधी सी बात है। 0.2 का मतलब क्या हुआ, 20%। 20%। उसी जिस प्रकार से एमपीसी और एपीसी डिफरेंट कंसेप्ट थे, उसी प्रकार से एमपीएस और एपीएस भी डिफरेंट कंसेप्ट होगा। एपीएस जो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या निकलेगा, कहने का मतलब टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, है ना। और इसी से तो या वहां पे हमने देखा था कि सेविंग जो है, सेविंग कितने हो रहे, टोटल इनकम का मतलब कि टोटल हमारा था शुरुआत वाला डायग्राम में टोटल इनकम था 150। और पंखा क्या मोबाइल में ही लगा के रखे हैं क्या? नहीं सर, आवाज करता जा रहा है। एक सेकंड, हम इसी का आवाज कम कर लेते हैं। मेरी आवाज तो जा रही है ना क्लियरली? जी सर। हाँ कम तो नहीं हो गया ना, उतना ही है ना? जी। ठीक। तो हम कह रहे थे कि हमने देखा था कि 150 मेरा टोटल इनकम था और ये कंजम्पशन 140 हो गया था। इस क्रम में आप बता सकते हैं कि मेरा सेविंग्स कितना था, 10 ही था, टोटल सेविंग्स 10 था। और 150 जब हम इसका क्या किए, परसेंटेज अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये 150 से खत्म, मतलब 5 से ये 3 टाइम्स है, 5 से ये 20 टाइम्स है कि नहीं। इसको आप देखिए तो 6.66 निकलेगा, कितना निकलेगा, 6.66। और जब हम हाँ एपीसी निकाल रहे थे तो वहां पे आ रहा था मेरा कितना, 0.933 आ रहा था ना, 0.933%। और अभी जो है एपीएस आया 0.6, हाँ 0.66 आएगा, 0.66 आएगा जब करेंगे तो 0.666 आएगा, ठीक है। 18 6.66 0.066 ठीक है। परसेंटेज दोनों को जोड़िएगा, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 1 आएगा, समझ पा रहे हैं। एपीएससी और एपीएस का सम हमेशा 1 आएगा, एमपीसी प्लस एमपीएस का भी सम कितना आएगा, 1 आएगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि कहेगा कि एमपीसी दिया हुआ है, एमपीएस निकालो, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कि एपीएस इतना हो गया, तो ये निकाला 10/150 करेगा 0.67 हुआ। और जब इसको परसेंटेज में लीजिएगा तो 6.66% निकलेगा, समझ पा रहे हैं। जिस प्रकार से ये 2 जो है 0.2 ये क्या होता था, 20% बनता था, लेकिन परसेंटेज में तो एपीएस इतना निकलेगा, एमपीएस इतना निकला, ये रेशियो। और परसेंटेज जब करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। तो अब बात आती है कि स्लोप ऑफ एस फंक्शन यानी
किसको इंडिकेट कर रहा है वो? एमपीएस को। स्लोप ऑफ एस फंक्शन किसको इंडिकेट करता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को। ठीक है। अब इसका आप जो डायग्राम देखे थे वह कैसा था? स्ट्रेट लाइन था, मतलब कांस्टेंट था। इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा एमपीएस भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। है। A straight line has a constant slope. A straight line S function indicates that it has a constant slope. Straight line इस चीज को बताने की कोशिश करता है कि वह constant slope है। इसका मतलब हुआ कि marginal propensity to save जो है वह क्या हो रहा होगा? constant होगा। कांस्टेंट होगा एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम, यानी जो भी अंतर होंगे एक मतलब कि सेम अंतर दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? कांस्टेंट मतलब पहले भी 10 पढ़ा, आगे जो है 20 हो जाएगा, 30 हो गया, 40 हो गया, मतलब दोनों के बीच का अंतर देखिए 10 ही है। इन दोनों के बीच का अंतर 10, ये 10, तो ये क्या हुआ? कांस्टेंट। ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट। बात समझ में आया? कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह, और ये जो डायग्राम बनाया एक तरफ से जो स्ट्रेट लाइन तैयार किया, इस वजह से कह सकते हैं एस फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर शेविंग फंक्शन। क्या कह सकते हैं? लीनियर शेविंग फंक्शंस कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम इसे अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो एस इज इक्वल टू माइनस सी प्लस 1 माइनस डी वाई। यानी कहने का मतलब हुआ कि ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या होता है? एस इज इक्वल टू सेविंग इक्वल टू क्या होता है? इनकम माइनस क्या होता है? इनकम माइनस कंजम्पशन होता है ना। क्या चीज? कुछ नहीं। हम बोल रहे हैं कि ये जो है एस इक्वल्स टू, ये तो फॉर्मूला जान रहे हैं हम लोग, वाई इक्वल्स टू वाई माइनस कंजम्पशन, मतलब इनकम माइनस कंजम्पशन इज कॉल्ड एस। इस वजह से घबराना नहीं है कि ये माइनस सी यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है। इसको पहले लिख दिए। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू, ये जो है क्या निकलेगा? हमको एमपीएस निकालना है, तो एमपीएस तभी निकल सकता है 1 माइनस बी। कैसे निकलेगा? एवरेज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसको हम रिप्रेजेंट वहां किया था। ठीक है। इनटू वाई यानी इनकम माइनस सी कर देंगे, ये इक्वेशन बना। अगर हम इसको कहें 1 माइनस एम पी सी हो गया, ये इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस एम पी सी कह सकते हैं, है ना। एम पी सी कह सकते हैं इनटू इनकम माइनस मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। इसे हम क्या कह सकते हैं? 1 माइनस एम पी सी को एम पी एस कहा जा सकता है। एम पी एस इंटू इनकम माइनस मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ठीक है। ये क्या हो गया? एस निकलेगा। परेशानी एस फंक्शन। आगे यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, क्या मेरा हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर से हम लोगों को यह बता दिया कि एम प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1। हाँ, इसको बताएगा कैसे? वैसे तो हम पहले ही बता दिए कैसे हो गया, देख सकते हैं। और हमको लगता है ये समाप्त हो गया, इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा और कुछ समझना है। अपनी जी कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं। नहीं है दिक्कत? चलिए तब कर लेते हैं।
ठीक है ना।